नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, सीटेट की तैयारी आप सबकी जोरों शोरों से चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना 100% दे रहोगे और ये इस चैनल के माध्यम से भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मटेरियल्स, नोट्स वगैरह। जिन्होंने भी अभी तक पुराने नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, शॉर्ट नोट्स जितने भी दिए हैं या फिर फुल नोट्स दिए हैं, सब आप जा करके वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे चैनल है फैक्ट नॉलेज, वहाँ से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और PDF अवेलेबल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे, आज का पॉइंट है हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चन CDP के, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। ये टॉप इसलिए है क्योंकि अच्छा कंटेंट इससे कवर होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो इसके द्वारा आप लोग का परीक्षण भी हो जाएगा कि आप लोग जो है कितना आप लोग जो है अच्छे से आप लोग की तैयारी हुई है। और ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे एग्जाम तक। ठीक है, चलिए आज हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। तो पहला प्रश्न है आज का कि शिक्ष विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। इसको इंग्लिश में भी आप पढ़ लेंगे, जिसको इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले हैं वो पढ़ लेंगे इंग्लिश में। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। तो कौन से सबसे प्रभावी है? चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड, जब तक विद्यार्थियों में वाचिक संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। थर्ड है, पुराने प्रत्यय में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को अपने से समझा जाना चाहिए। फोर्थ है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचार में बदलना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से अपना आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, यानी विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, मैंने टैग वर्ड जो कराए थे वो अगर आपने देखा होगा, उसमें मैंने बोला था कि जो भी जो है उदाहरण देना, प्रोत्साहन देना, ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव वे में आती है। कि जो आप बहुत से उदाहरण के द्वारा समझाओगे, आसपास की चीज़ों से रिलेट करके समझाओगे, या फिर उन्हें अपना जो है कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए या अपनी बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए आप जब प्रोत्साहित करोगे तो वो पॉजिटिव होता है। उस मेथड से भी आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो कि विद्यार्थियों में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी विधि है। तो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण दीजिए, किसी संप्रदायात्मक यानी क्या है, कॉन्सेप्ट का जो है विकास करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे मान लीजिए कि जो है वाटर पढ़ा रहे हो, पोल्यूशन पढ़ा रहे हो। मैं एक साइंस का मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ की बात कर सकते हो। तो मान लीजिए साइंस में पढ़ा रहे हो, पोल्यूशन पढ़ा रहे हो, तो पोल्यूशन पढ़ाने के लिए आप जो है क्या, किसी चीज़ का आसपास की चीज़ों से रिलेटेड उदाहरण दे सकते हो। इसके अलावा उन्हें उनकी तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए आप क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हो, आप उनसे सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि जो है ऐसा क्यों होता है, या फिर कुछ रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे उनकी, सॉरी, एक मिनट, हाँ, उनकी तर्कशक्ति का उपयोग हो सके। आवाज़ में प्रॉब्लम है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? तो ऑप्शन है, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान होता है और बल दिया जाता है। सेकंड है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। थर्ड है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। फोर्थ है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी होता है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए भाई, जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, ये ऑप्शन ठीक है कुछ हद तक। लेकिन देखिए, जो भी लोग आंसर दीजिएगा सोच समझ के दीजिएगा, टैग वर्ड्स का भी ध्यान रखिएगा, और ऐसे भी आपको जो है मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का शॉर्ट नोट्स भी करा दिया था आपको। देखिए, हम लोग कभी चाइल्ड को सेंटर में रखते हैं। चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, आपके सिलेबस में भी है, मैंने कराया था। चाइल्ड को सेंटर में रहते हैं, उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। तो अब जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान कीजिएगा, तो सिर्फ इन्हीं सब में सिमट कराया जाएगा। बच्चे की हर आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। बच्चे की जो है क्या नीड है आप समझ ही नहीं रहे हो, करो कि नहीं, पढ़ो लिखो कैलकुलेशन करो, मैथ बनाओ, सिर्फ ये करो। तो इससे क्या होगा,
सिर्फ इन्हीं सब में उलझ के रह जाएगा, बाकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय के रहता है, ये तो हम लोग 40 घंटे नॉन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में करते नहीं है। एनसीए पे कहता है कि एक्टिव रूप से आप जो है बच्चों को पार्टिसिपेट करें, बच्चे जो है ज्ञान का कंस्ट्रक्ट करें। और फोर्थ ऑप्शन जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी होता है, अस्पष्ट आदेश देता है क्या करना चाहिए, सीधे एनसीएफ मना करता है। शिक्षक का काम क्या है, फैसिलिटेटर का। सेंटर में बच्चा होता है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आपको अपने सिस्टम में बदलाव करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार एनसीएफ कहता है कि जो है आपको क्या करना है कि जो अपने टीचिंग मेथड्स वगैरह थोड़ा से कस्टमाइज करने हैं, चेंज करने हैं, उसके अनुसार पढ़ाने हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही हो जाएगा, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। यानी कि उनकी जो संवेगात्मक आवश्यकता है उनको जो है आप अगर आप पूरी करते हैं, उनकी जो है इमोशनल नीड को आप अगर पूरा करते हैं, ठीक है, और उनको ये जताते हैं, अगर वो ये अनुभव कर पाते हैं बच्चे कि वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मोटिवेट होंगे, सीखे और सीखेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेट होंगे। और क्या होगा, तो वो अच्छे से सीख पाएंगे, किसी भी चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। अगर आप उनको महत्व ही नहीं देंगे तो वो सीखेंगे कैसे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है, कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो बताइए क्या पता चलता है। देखिए, बच्चे के विचार के बारे में ये पता चलता है, चार ऑप्शन दिए हैं, आप चारों को बताइए चारों में क्या होगा। ऑप्शन है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं। सेकंड है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। थर्ड है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इन ए बी सी तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? केवल बी सही होगा, केवल ए बी सही होगा, केवल बी सी सही होगा, या ए बी सी तीनों सही होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, जी हाँ, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया है यानी कि ए बी और सी, वो बिल्कुल सही है। कि बच्चा जो है कौ को देख कर खिड़की से वो कौ को देख रहा है, उसको बोल रहा है कि एक पक्षी। इससे क्या चलता है कि बच्चे के अंदर स्कीमा बन गया हुआ है, मेमोरी उसके अंदर पहले से भंडारित है, ठीक है। पक्षी का तो एक ये हो चुका है उसके अंदर की, जो है हो सकता है वो कौवा जानता भी हो कि ये कौवा है, कौवा पक्षी है। लेकिन बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, तभी तो वो बोल रहा है। थर्ड है, बच्चे ने अपने अनुभव को बताने के लिए भाषा का उपकरणों का विकास कर लिया है। ऑब्वियस बात है, जब भाषा उपकरण का विकास कर लिया, वो बोल पा रहा है, अपनी बात कन्वे कर पा रहा है, तभी तो वो बोलता है कि एक पक्षी। क्योंकि जो है उसको पता, जैसे समझ में आ गया, मेमोराइज हो गया है, सब चीज़ है, लेकिन अगर वो बोल पा रहा है यानी कि अपनी भाषा को जो है भाषा का अनुभव बताने के लिए भाषा उपकरण का विकास कर लिया, तो इसलिए ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर जल्दी से अपना बताइए कि कोई शिक्षक है या शिक्षिका है, ठीक है, तो वो अपने विद्यार्थी से क्या कहेगा कि जो है क्या कहेगी, ठीक है, कि जो है वो आंतरिक रूप से इंट्रिंसिक जो है मोटिवेटेड हो सके। ऑप्शन है, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। सेकंड है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। थर्ड है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। फोर्थ है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर दिया। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? देखिए, इन चारों में से आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कैसे आप जो है जल्दी से, ये देखिए एक जस्ट लाइक समझिए टेस्ट टाइप का चल रहा है, आपको भी साथ साथ कमेंट करते चलना है, ठीक है। तो कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहती है कि तुम काम जल्दी पूरा करो तुम सीख जाओगे, सॉरी, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी। तो ये तो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन दे रहे हो, थोड़ा देर के मेहमान होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें आप कुछ रिवॉर्ड या गिफ्ट दे करके आप उसको प्रेरित करते हो, कुछ समय तक मोटिवेटेड रहेगा, बाद में फिर जो है वो फिर उसका मोटिवेशन लेवल ख़त्म हो जाएगा, डाउन होते जाएगा। फिर जो है इसके उससे इसके करने से पहले आप जो काम कर रहे हो बच्चे को कहो कि जो है ये काम जो है उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो ये क्या करे, आप कंपराइज, आप जो है कंपटीशन कर रहे हो, नहीं, उसको करने से पहले तुमको ख़त्म कर लेना है। कंपटीशन को भी बढ़ावा हम लोग को नहीं देना।
तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर लिया। ये कंपैरिजन कर रहे हो कि वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तुम गलत करो, इससे कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डिमोटिवेट होगा, वो उसके अंदर हीन भावना आ सकती है। इसलिए ये काम भी नहीं करना है। ये आप कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। आप जब बच्चे पे भरोसा दिखाते हो कि जब बच्चा की हाँ हाँ, तुम करने की कोशिश करो, बिल्कुल तुम सीख जाओगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेटेड होता है कि हाँ मेरे टीचर मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, यानी कि जो है बिल्कुल सही बात है, मैं कर लूँगा, क्यों नहीं होगा मुझसे, सर कह रहे हैं तो बिल्कुल, सर मुझसे जो है बड़े हैं, अगर उन्हें मुझ पर भरोसा दिखाया तो कुछ सोच के किया होगा, मैं जरूर पूरी कोशिश करूँगा, तो अंदर से मोटिवेटेड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने या उनमें निपुणता पाने में देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके, फोर्थ है प्रतियोगात्मक परीक्षण से। देखिए, ये सीटेट का टॉप 30 PYQ मैंने बनाया हुआ है, 30 क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में आपको 10 ही कराऊंगा, क्योंकि जो है डिस्कशन हो रहा है तो वीडियो हो सकता है ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए मैं 10 ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगा, बाकी 10 और 10 ऐसे करके दो अलग अलग वीडियो में आपको करूंगा, क्योंकि जो है एक ही बार में करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी और आपको थोड़ा सा बोरियत हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आप जितना पढ़ना था पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब डिस्कशन थोड़ा सा हो जा रहा है लास्ट टाइम में क्वेश्चन का, और दूसरी बात है कि जो है थोड़ा सा क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है कि हाँ, आप अगर यहाँ पे कुछ चीज़ में आपको कमी लग रही है तो आप उस चीज़ पे जाके यहाँ पे सुधारोगे, नोट्स को रिवाइज करोगे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य निर्धारित करने में और निपुणता में मदद देकर, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी जो है नहीं होगा। देखिए सीधी बात है, साफ दिखाई पड़ने वाले आम देकर एक्सटर्नल मोटिवेशन देख सकते हैं, इंटरनल नहीं। ठीक है, चिंता डर पैदा करके, ये भी एक्सटर्नल जो है मोटिवेशन है, हालांकि ये मोटिवेशन नहीं है, ये निगेटिव मोटिवेशन कह सकते हैं, क्योंकि चिंता डर पैदा करना कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चे को आप चिंता दिखा कर या डरा करके कर रहे हो कोई चीज़, तो वो सही बात नहीं होती है, बच्चे का जो है अच्छे से लर्निंग हो नहीं पाएगी, विकास अच्छे से हो नहीं पाएगा। और कंपटीशन को हम लोग को बढ़ावा नहीं देना है, ये आप ध्यान रखिएगा एक शिक्षक के रूप में। बच्चे में देखिए, आपका ये कंपटीशन की भावना तो अच्छी होती है, देखिए अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग कंपटीशन की भावना को कभी बढ़ावा नहीं देते हैं। एक एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे के अंदर जो है जीवन से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना है आपको, ना कि जो है उनमें कंपटीशन वगैरह की भावना को नहीं बढ़ाना, आज की कंपटीशन के लिए आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही, सॉरी डी सी नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो किसी भी प्रारंभिक कक्षा में, यानी कि प्राइमरी लेवल, क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख देते हैं, इन एन elementary classroom an effective teacher should aim at the student be motivated। तो बच्चों को उत्प्रेरित यानी कि मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं? तो ऑप्शन है दंडात्मक उपायों को प्रयोग करके जिससे शिक्षक का सम्मान करें। सीधे आप गलत काट दोगे, सीधी बात है, दंड हमेशा डंडा लेकर के चढ़े रहोगे बच्चे पे, तो वो थोड़ी शिक्षक का सम्मान करेगा, और इसके लिए वो आप मोटिवेट ही करोगे, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, बिल्कुल अंक करने के लिए आपको जो है प्रोत्साहित आपको नहीं करना है, अंक पे आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। कोई भी आपको अंक के लिए आपको पढ़ाना नहीं है, मोटिवेट नहीं करना है कि जो है 80% ले आओ, 90% ले आओ, 99% ले आओ, इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। अच्छे अंक के लिए आपको नहीं मोटिवेट करना है। थर्ड है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बिल्कुल ये सही लग रहा है कि देखिए, सीखने के लिए आप मोटिवेट करिए जिससे वो लर्निंग हो सके, अधिगम कर सके, सीख सके, ठीक है। और सीखने के लिए जिज्ञासु बने वो, उसके लिए सीखने के लिए जिज्ञासु बनना पसंद करें, सीखना पसंद करें। तो ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। डी भी देख लेते हैं, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रदर्शन करने से अच्छे बने। रटना, मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल बेकार होती हैं,
कभी भी रटने को हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। सीटेट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, और सीडीपी में ये चीज़ खास करके है कि आप जब भी जो है रटने से संबंधित कुछ भी अगर आ गया, उसको सीधे गलत कर देना, वो निगेटिव होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब मान लीजिए पूछ दे कौन सा नहीं है, तो आप रटने वाला ऑप्शन को छाटिएगा, ना कि जो है रटने वाले को जो है काटनी पड़ी, ऐसा नहीं होता है। आप क्वेश्चन पूछिएगा, निगेटिव पूछ रहा है तो आप निगेटिव पॉइंट को आप उसमें टिक मारोगे, और पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप उसमें से जो है निगेटिव को हटा दोगे और पॉजिटिव को चुनोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सीखने के लिए जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? यानी कि जो है कौन सा उदाहरण जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो है इफेक्टिव स्कूल ऑफ प्रैक्टिस का है। ऑप्शन है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, सेकंड है प्रतियोगात्मक कक्षा, थर्ड है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, फोर्थ है शारीरिक दंड। इसमें से कौन सा होगा? जल्दी से अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए जिन्होंने भी देखिए, आप लोग को आंसर अपना बताते रहना। कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ABCD कौन सा होगा। देखिए जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 यानी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इंग्लिश में भी आपको पढ़ लेना है, इंडिविजुअलाइज लर्निंग। हिंदी में बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है क्या है कि जो देखिए क्यों सही होगा कि देखिए हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है, तो उस नीड के अनुसार आप नीड को पहचानिए और उसके अनुसार आपको जो है इंडिविजुअलाइज यानी व्यक्ति सापेक्ष। बच्चा कोई फास्ट लर्नर है तो उसके हिसाब से पढ़ेगा, किसी कोई जो है स्लो लर्नर है उसके हिसाब से पढ़ेगा, किसी कोई गिफ्टेड है तो उसको जो है वो कोई भी काम जल्दी कर लेता है, शांत नहीं बैठेगा तो उसको उसके हिसाब से बिजी रखिएगा। कोई मान लीजिए कि जो है डिसेबल है या ADHD से है, हाइपर एक्टिव बच्चा जो है, उसको आप उस हिसाब से आप टैकल कीजिएगा। तो हर बच्चे के हिसाब से आप उसको टैकल करके उसके हिसाब से आप लर्निंग करिएगा, इंडिविजुअलाइज लर्निंग कराइएगा। वरना जो है सबको एक ही डंडे से हाकिएगा, एक ही लाठी से अगर हाकिएगा तो भले ही कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, पर बच्चे बर्बाद हो जाएंगे आपके चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है आपको। बच्चे का जो है विकास करने के लिए आपको जो मेथड यूज करना हो करिए, लेकिन बच्चे को जो है उसका जो है लर्निंग बेहतर होनी चाहिए, वो जो है ज्ञान का निर्माण कर सके। एनसीएफ भी यही कहता है। तो हर बच्चे की नीड को समझते हुए इंडिविजुअल जो है डिफरेंसेस समझिए और उसके हिसाब से लर्निंग कराइएगा, यानी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम कराइएगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है प्रभावशाली विद्यालय का, ठीक है। क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अनगिनत इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं हर साल, कम से कम एक क्वेश्चन फिक्स नहीं है। अब आज का अगला क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। मैंने ऑलरेडी ये कराया हुआ है। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने सारे पॉइंट्स नहीं कराया हुआ है, बहुत जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे पॉइंट्स मैंने करा दिए हुए, टॉपिक करा दिया हुआ है आपको। मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने कराया था, उसमें जो है सॉरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब मैंने कराया था उसमें जो है मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि सेफेलोकॉर्डल क्या है, प्रॉक्सिमल डिजिटल क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का वो क्या कहता है, क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होता है। तो हेड टू टो होता है, रूरल टू अर्बन होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, या डिफ्रेंशिएट टू इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है, यानी सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर, या भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, यानी कि जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया है वो बिल्कुल सही है। देखिए सिफेलोकॉर्ड सिफेलिक क्या होता है? जो सर का पार्ट होता है ना उसको सिफेलिक कहते हैं, सिफेलिक पार्ट कहते हैं, ठीक है। और तो इसलिए सिफेल से आप याद रखते हैं कि सिफेल मतलब सिर, थोड़ा सा सिर से जैसा साउंड हो रहा है। तो सिफेलोकॉर्डल यानी कि सिर से पैर की ओर, यानी पहले आपका सर का विकास होगा। सर से जो है बच्चे का जब इन्फेंसी स्टेज में होता है, ठीक है, सर इन्फेंसी नहीं, जो बच्चे माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो माँ के पेट में पहले धीरे धीरे सर का विकास होगा, फिर नीचे की तरफ बढ़ते जाता है विकास। तो जब भी और बाहर भी निकलेगा जब बच्चे जब विकास होता है, धीरे धीरे आपका जो है दिमाग जो है विकसित होता है, बुद्धि विकसित होती है, फिर धीरे धीरे अपना हाथ पैर पे तब ना कमांड आना शुरू होता है, उंगलियों पे कमांड आता है, हाथ पैर, तब बच्चे चलना शुरू करता है। तो इस प्रकार सिर से पैर की ओर विकास होता है, ये सिद्धांत ये कहता है। नॉट मैं नहीं कह रहा,
हालांकि ऐसा होता भी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, एक सिद्धांत ऐसा कहता है, ठीक है। और जो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि पहले आप, ये भी एक सिद्धांत है विकास का, जिसमें क्या होता है कि आपका जो है जनरलाइज चीज़ों का पहले विकास होता है, फिर स्पेसिफिक। जैसे आप पहले हाथ पैर चलाना पहले सीखोगे, बाद में जो है उंगलियों का बेहतर प्रयोग करना सीखोगे, ठीक है। पहले आप जो है कोई चीज़ को, मान लीजिए आप बोलना सीख रहे हो, तो नॉर्मल वर्ड्स को बोलना सीखोगे, तब जाके कॉम्प्लेक्स वर्ड को बोलना सीखते हो। तो जनरल टू स्पेसिफिक विकास होता है। फिर बाकी सारे तो अलग अलग हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय यानी अर्ली चाइल्डहुड, जन्म पूर्व का समय यानी कि जो है जन्म से पहले का समय प्री नेटल पीरियड, और मध्य बचपन का समय यानी कि जो है लेटर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड की बात कर रहा है, मिडिल और लेटर चाइल्डहुड। तो कब होता है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो इसका आंसर है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यानी प्रारंभिक बचपन का समय, क्योंकि आप इसी समय तो सीखते हो बच्चे को। आप ऑब्वियस बात है, इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जो है बच्चे जो का धीरे धीरे सोशलाइजेशन शुरू होता है, तो तभी तो वो सीखना शुरू करता है, भाषा का जो है अपने आसपास देखता है उसको एक्वायर करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि अधिकतर जो गांव, खासकर जो गांव के एरिया के लोग हैं, वो लोग रिलेट कर पाते होंगे कि अगर गांव वगैरह में जनरली लोग जो है झगड़ा वगैरह करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत गाली वगैरह दे देते हैं। तो उस एरिया के जो बच्चे होते हैं, अगर बच्चे देखते रहेंगे तो वो भी गाली वगैरह सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है क्या होता है, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी उनके लैंग्वेज बोला जाता है वो एक्वायर कर लेते हैं। क्यों होता है? वहीं किसी को जो है आसपास में अच्छी इंग्लिश वगैरह वर्ड बोले जाते हैं या अच्छे वर्ड्स बोले जाते हैं, तो देखेंगे कि वो नकल करके माँ पिताजी बोलते रहते हैं आसपास परिवार में, तो क्या होता है, वो चीज़ को सीख लेते हैं और उन वर्ड्स को अडेप्ट कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जो इसका कौन सा एज होगा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ही ये चीज़ अच्छे से होता है, बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन शुरू करता है। और जो है ये सबसे संवेदनशील समय, इसलिए अच्छे इन्वायरमेंट को उपलब्ध कराना इस समय बहुत जरूरी है। वरना अगर लैंग्वेज का इन्वायरमेंट अगर सही नहीं होगा तो वो गलत चीज़ें ही सीखेगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो ये जो है मैंने आपको, ये मैं बता दे रहा हूँ पहले ही आपको ऑप्शन, उसके बाद से आपको बताऊंगा कि जो है किस टॉपिक से है। ऑप्शन है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, सेकंड है अनुशासन और पौष्टिकता, थर्ड है अनुवांशिकता और पर्यावरण, फोर्थ है वृद्धि और विकास। तो इसका आंसर होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स लिखिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लिखा है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, वो बिल्कुल सही है। यही चैप्टर का भी नाम है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इससे क्वेश्चन हमेशा हर साल बनता है, एकदम फिक्स है। कुछ चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन तो एकदम फिक्स ही हैं, आप समझिए, हेरिडिटी इन्वायरमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, जेंडर हो गया, इस सब से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको वो सारे टॉपिक्स करके जाना है, मेरे कहने का मतलब इतना है, अच्छे से करके जाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बच्चा जो है 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करी, और उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, यानी कि जीन से उसको प्राप्त हुआ है, और उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में प्रशिक्षण खुद देते हैं। तो इसका इसका जो योग्यता है किसका परिणाम है? तो हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों के, क्योंकि देखिए उसके माता पिता दोनों हैं, तो जेनेटिक रूप से उसको तो मिला ही है, लेकिन इन्वायरमेंट भी अगर उसको सही से ना दिया जाए, उसको प्रशिक्षण वगैरह ना दिया जाए, तो उसको थोड़े ना वो खिलाड़ी बनेगी, अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ हेरिडिटी से मिल जाता और उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तो ऑब्वियस बात है कि वो कहाँ से खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाती। लेकिन वही अगर इन्वायरमेंट में दे दिए हैं, हो सकता है कि अगर हेरिडिटी में अच्छे से ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट, हेरिडिटी से अगर आपको जो है चीज़ें ना मिली हों, फिर भी जो आप इन्वायरमेंट दे करके कंडीशनिंग करके, क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावला कहते हैं, जिसमें जो कि आप जो है मुझे कुछ भी दे दो, मुझे बच्चे दे दो, मैं उनको चोर डाकू, जो आप कहोगे, चोर डाकू, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर, जो इंजीनियर, जो आप कहोगे वो मैं बना दूंगा। क्यों?
वो कंडीशनिंग करके आप जैसा इन्वायरमेंट दोगे उसके हिसाब से बच्चे जो है वैसा बनते हैं। तो इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा रोल होता है, लेकिन हेरिडिटी के रोल को भी नकारा नहीं जा सकता है। मैंने जैसे पहले भी बताया, हेरिडिटी आपके विकास की सीमाएं तय करती है, ठीक है, वृद्धि और विकास की आपकी सीमाएं तय करती हैं। डेवलपमेंट वहाँ तक और इन्वायरमेंट क्या करता है, वहाँ तक पहुँचने का माध्यम बनता है, वहाँ तक का रास्ता तैयार करता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी जो है आपकी हेरिडिटी से आपको मिलने वाली है कि 6.5 फुट हाइट होगी, लेकिन आप जो है शरीर से मेहनत नहीं कर रहे हो उसके लिए, तो हो सकता है कि आप जो है ऐसे भी बढ़ जाओ, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपकी हाइट उतनी नहीं बढ़ेगी। आप दौड़ोगे, कसरत वगैरह कर रहे हो, तो आप उतना हाइट अचीव कर लोगे, ठीक है। लेकिन वो सीमा आपकी तय है 6.5 फीट होगी, ठीक है ना। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कौन इन्वायरमेंट दे रहा है आसपास, आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, अपने आप को जो है एक्टिव रखोगे, तो आप जो है वहां तक पहुंचोगे। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। हेरिडिटी क्या करता है, आपकी विकास की सीमाएं तय करता है, वृद्धि की सीमा तय करता है, और एनवायरनमेंट वहां तक पहुंचने का रास्ता तैयार करता है, माध्यम बनता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो पढ़ते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। ये वीडियो जो है आज समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिए, और डेली जो है सुबह के टाइम में 7 से 10 में ही वीडियो आता है, आपको पता है। शाम को भी एक बार वीडियो चेक कर लीजिए कीजिए कि एक्स्ट्रा अगर कोई वीडियो डालना होता है वो मैं चैनल पे शाम को डालता हूँ, ठीक है, कोई टॉपिक वगैरह का। वरना डेली सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच जो है वीडियो आपको जो है चैनल पे अवेलेबल होती ही होती है, ठीक है। तो आप जरूर आकर के देख लिया कीजिए, ये एक प्रैक्टिस की तरह है, प्रैक्टिस की तरह लगाइए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।